बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब में कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे जैसे डीएनए की रिपोर्ट दिख रही थी वैसे वैसे रोहित के माथे की नसें तन रही थी। उसके खुश्क पड़ चुके हलक से चीख ही निकली, नो नो। रोहित लैब से बाहर निकल आया। उसे एक अजीब सी शर्म ने घेर लिया था। अचानक रोहित के जेहन में वह घटना तैर गई जब पिछले कुछ दिनों वह छुट्टियों में अपनी पुश्तैनी हवेली में ठहरा था। एक सुबह नींद से जागने के बाद जब रोहित बागीचे में टहल रहा था तभी उसे सुकेश नजर आया, जो हवेली के सभी गंदगी को साफ कर अपने हाथ पैर धो रहा था। रोहित बोला था, सुनो सुकेश, मैं एक रिसर्च पर काम करने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुकेश बोला था, आपके लिए हम अपनी जान भी लड़ा सकते हैं। आप कहिए तो साहब, मुझे तुम्हारी खून का सैंपल चाहिए। सुकेश बोला था, मेरा खून लेकर क्या कीजिएगा साहब? मैं देखना चाहता हूँ कि दलितों और ठाकुरों के खून में सचमुच कितना और क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है साहब। ये आपका ऊंचा खून ही है जो आपको वैज्ञानिक बनाता है और मेरा दलित खून मुझसे गंदगी साफ करवाता है। यह सुनकर रोहित बोला था, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, खून वून सब ढकोसला है और यही मैं विज्ञान की भाषा में साबित करना चाहता हूँ। रोहित भले ही विदेश में पला बढ़ा था और उसके पिता ठाकुर महेंद्र सिंह स्विट्जरलैंड में बस जाने के बाद कभी कभार ही यहाँ आए थे, पर वह बचपन से ही जिद करके अपनी माँ के साथ यहाँ आता रहा था। वह छुट्टियाँ अपने दादा ठाकुर राजवीर सिंह के पास इस पुश्तैनी हवेली में बिताता रहा, पर इस बार रोहित लंबे समय के लिए भारत आया था। अब तो वह बस यही जानना चाहता था। दरअसल एक अहम मुद्दे को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हो गया था। उसके पिता ने वहाँ के एक निजी रिसर्च सेंटर में उसकी जगह पक्की कर रखी थी, पर उस पर मानवतावादी विचारों का गहरा असर था। इसीलिए वह अपनी रिसर्च का काम भारत में ही करना चाहता था। पिता के पूछने पर कि उसकी रिसर्च का विषय क्या है तो उसने बताने से भी मना कर दिया था। रोहित ने समाज में फैले जातिवाद, वंशवाद और उससे पैदा हुई समस्याओं पर काफ़ी औपचार सोच विचार किया था। इस रिसर्च की शुरुआत वह खुद से कर रहा था और इस काम के लिए अब उसे किसी दलित का डीएनए चाहिए था। उसके लिए सुकेश ही परिचित दलित था। सुकेश के बाप दादा इस हवेली में सफाई के काम के लिए आते थे। उनके बाद अब सुकेश आता था। सुकेश के परदादा रकादीन के बारे में रोहित को मालूम हुआ कि वे मजबूत देह के आदमी थे। उन्होंने बिरादरी की भलाई के लिए काम किए थे। नौजवानों की तंदुरुस्ती के लिए अखाड़ा के बावजूद एक भले अंग्रेज से गुजारिश करके बस्ती में उन्होंने छोटा सा स्कूल भी खुलवाया था, जिसकी बदौलत कई बच्चों की जिंदगी बदल गई थी। पर रकादीन के बेटे पोते ही अनपढ़ रह गए थे। उस सुबह जब रोहित सुकेश से खून का सैंपल मांग रहा था तब उसे रकादीन की याद आई थी, पर इस समय रोहित को बेकसूर सुकेश पर तरस आ रहा था और अपने आप पर बेहद शर्म। रोहित ने लैब में जब अपने और सुकेश के डीएनए की जांच की तब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि सुकेश उसी का भाई था, उसी का खून। रोहित को दो चेहरे उभरते से महसूस हुए। एक उसके पिता ठाकुर महेंद्र सिंह थे तो दूसरे सुकेश के पिता हरेश। रोहित को साफ साफ याद है कि वह बचपन में जब अपनी माँ के साथ हवेली आता था तब हरेश उसकी माँ को आदर से बहू जी कहा था। हरेश ने उसकी माँ की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ऐसे मन के साफ इंसाफ की जोरू के साथ उसके पिता ने अपनी वासना की भूख मिठाई थी। जाने उसके पिता ने उस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म किए होंगे। यह सच जानकर रोहित को अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसने फैसला लिया कि अब वह इस खानदान की छाया में नहीं रहेगा। वह अपने दादा ठाकुर राजवीर सिंह से मिलकर हकीकत जानना चाहता था। दादाजी अपने कमरे में बैठे थे। रोहित को बेवक्त अपने सामने पाकर वे चौंक पड़े और बोले, अरे रोहित, इस समय यहाँ? अभी पिछले हफ्ते ही तो गया था। हाँ दादाजी, बात ही ऐसी हो गई है। अच्छा, हाथ मुँह धो लो, भोजन के बाद आराम से बातें करेंगे। नहीं दादाजी, अब मैं इस हवेली में पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता। यह सुनकर दादाजी हैरान रह गए। फिर उन्होंने प्यार से कहा, यह तुझे क्या हो गया है? तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? दादाजी, आप ही कहिए कि किसी की इज्जत से खेलकर उसे टूटे खिलौनों की तरह भुला देने की बेशर्मी हम ठाकुर कब तक करते रहेंगे? दादाजी आप से बाहर हो गए और बोले, तुम्हें अपने दादा से ऐसा सवाल करते हुए शर्म नहीं आती? अपनी किताबी भावनाओं में बहकर तुम भूल गए हो कि क्या कर रहे हो? पिछले साल भी राकेश सिंह की शादी तुमने इसीलिए रुकवा दी क्योंकि उसके एक दलित लड़की से संबंध थे। अपने पिता से भी इन्हीं आदर्शों की वजह से तुम झगड़ कर आए हो। मैं पूछता हूँ कि आए दिन तुम जो अपने खानदान की इज्जत उछालते हो
उससे कौन से तमगे मिल गए हो तुम्हें? तमगे तोहफे की आदर्शों की कीमत नहीं है दादाजी। राकेश सिंह ने तो अदालत के फैसले पर उस पीड़ित लड़की को अपना लिया था, लेकिन आपके सपूत ठाकुर महेंद्र सिंह जब हरेश की जोरू के साथ अपना मुंह काला किया तब कोई अदालत कोई पंचायत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बात को वहीं दफन कर उस पर राख डाल दी जाती है। यह सुनकर ठाकुर साहब के सीने में बिजली सी कौंध गई। वे अपना हाथ सीने पर रख कर कुछ पल शांत रहे, फिर भारी मन से पूछा, यह तुमसे किसने कहा? दादाजी, ऊंच नीच के इस ढकोसले को मैं विज्ञान के सहारे झूठा साबित करना चाहता था। मैं जानता था कि इससे बहुत बड़ा तूफान उठ सकता है, इसीलिए मैंने आपसे और पिताजी से यह बात छिपाई थी। पर मैंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि इस तूफान की शुरुआत सीधे मुझ से ही होगी। मैंने खुद अपने और सुकेश के डीएनए की जांच की। बरसों से जिस घाव को मैंने सीने में छिपाए रखा, आज तुमने फिर से कुरेदा। तुम्हारा विज्ञान सच जरूर बोलता है, लेकिन अधूरा। तुमने यह तो जान लिया कि सुकेश और तुम्हारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। अच्छा होता अगर विज्ञान तुम्हें यह भी बताता कि इसमें तेरे पिता का कोई दोष नहीं। अरे, उस बेचारे को तो इसकी खबर भी नहीं है। मुझे भी नहीं होती अगर वह दस्तावेज मेरे हाथ ना लगता। बेटा, इस बात को समझने के लिए तुम्हें शुरू से जानना होगा। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे किस बात को जानना होगा? दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे तहखाने वाले कमरे में ले गए। उस कमरे में पुराने बुजुर्गों की तस्वीरों के अलावा सभी चीज़ें ऐतिहासिक जान पड़ती थीं। एक तस्वीर के सामने रुककर दादाजी रोहित से कहने लगे, यह मेरे परदादा अमरेश सिंह हैं, जिनके एक लड़का अजय प्रताप था और जिसका विवाह हो चुका था। एक लड़की पुष्पा थी, जो मंगली होने की वजह से विवाह के लिए तरसती थी। रोहित ने देखा कि अमरेश सिंह की तस्वीर के पास ही 2 तस्वीरें लगी हुई थी, जो अजय प्रताप और उनकी पत्नी की थी। बाद में एक और सुंदर लड़की की तस्वीर थी, जो पुष्पा थी। मेरे परदादा अपनी जवानी में दूसरे जमींदारों की तरह अय्याश ठाकुर थे। उन्होंने कभी अपनी हवस की भूख एक दलित लड़के की इज्जत लूटकर शांत की थी। सालों बाद उसी का बदला दलित बिरादरी वाले कुछ लुटेरे मौका पाकर पुष्पा की इज्जत लूट कर लेना चाह रहे थे। तब उसने अपनी जान पर खेल कर पुष्पा की इज्जत बचाई थी। कहते हुए दादाजी ने पास रखे भारी संदूक से एक डायरी निकाली, जो काफ़ी पुरानी होने की वजह से पीली पड़ चुकी थी। पुष्पा और अजय प्रताप की इज्जत किसने बचाई, मुझे इस दस्तावेज से मालूम हुआ। बेटा, इसे आज तक मेरे सिवा किसी और ने नहीं पढ़ा है। शुक्र है कि इसे मैंने भी जतन से रखा, नहीं तो आज मैं तुम्हारे सवालों के जवाब कहाँ से दे पाता। रात की सुनसान लंबी सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा रोहित की कार दौड़ रही थी, जिसे ड्राइवर चला रहा था। रोहित पिछली सीट पर सिर टिकाए आंखें मूंधे निढाल पड़ा था। दादाजी की बताई बातें अब तक उसके जेहन में घटनाएं बनकर उभर रही थी। कसरती बदन वाला रकादीन, जिसके चेहरे पर अनोखा तेज था, हवेली में ठाकुर अमरेश सिंह को पुकारता हुआ दाखिल हुआ। ठाकुर साहब, आपने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हो गया हूँ। आप कहाँ हैं? तभी गुसल खाने से उसे चीख सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया। उसने देखा कि सुंदर सलोनी पुष्पा पैर में मोच आने से गिर पड़ी थी। उसका रूप और अदाएं किसी मुनि के भी अंदर का शैतान जगाने को काफ़ी थी। उसने अदा से पास खड़े रकादीन का हाथ पकड़ लिया। देवी जी, आप क्या कर रही हैं? सचमुच तुम बड़े भोले हो। क्या तुम यह भी नहीं समझते? आपके ऊपर वासना का शैतान हावी हो गया है। पर माफ़ करें देवी, मैं उन लोगों में से नहीं जो मर्द औरत के पवित्र बंधन को जानवरों का खेल समझते हैं। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बावला बनाती है। लो, कहकर पुष्पा ने अपना पल्लू गिरा दिया, जिसे देखकर रकादीन ने एक झन्नाटेदार तमाचा पुष्पा को जड़ दिया और तुरंत वहां से निकल आया। रकादीन वहां से निकला तो देखा कि दीवार की आड़ में बूढ़े ठाकुर अमरेश सिंह अपना सिर झुकाए खड़े थे। वह कुछ कहता इससे पहले ही ठाकुर साहब ने उसे चुप रहने का इशारा किया और पीछे पीछे अपने कमरे में आने को कहा। रकादीन ठाकुर साहब के पीछे पीछे उनके कमरे में चल दिया और अपराध बोध से बोला, ठाकुर साहब, आपने सब सुन लिया? सर पर काबू रखते हुए तकी आवाज़ में उन्होंने कहा, हाँ रकादीन, मैंने सब सुन लिया और अपने खून को अपनी जाति पर आते हुए भी देख लिया। तुम्हारी बहादुरी ने पहले ही मुझे तुम्हारा कर्जदार बनाया था। आज तुम्हारे चरित्र ने मुझे तुम्हारे सामने भिखारी बना दिया। धन है वह खून जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अपनी बेटी की तरफ से यह लाचार बाप तुमसे माफ़ी मांगता है। जवानी के बवाह में उसने जो किया, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता है तो जाने क्या होता। मेरी लड़की की इज्जत तुमने दोबारा बचा ली। अब जैसे भी हो, मैं इस मंगली के हाथ जल्द से जल्द पीले कर दूंगा। तब तक मेरी आबरू तुम्हारे हाथों में है।
मुझे वचन दो रकादीन। ठाकुर साहब, हम अछूत हैं। समय का फेर हमसे गंदगी साफ कराता है, पर इज्जत आबरू हम जानते हैं, इसीलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यह बात मुझ तक ही रहेगी। रकादीन का वचन सुनकर ठाकुर साहब को ठंडक महसूस हुई। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मन में एक आस जागी है, पर सोचता हूँ कहीं तुम मना न कर दो। ठाकुर साहब, मैं आपके लिए जान लगा सकता हूँ। रकादीन, तुम्हारी बहादुरी से खुश होकर मैं तुम्हें इनाम देना चाहता था और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, पर अब मैं तुमसे ही एक दान मांगना चाहता हूँ। रकादीन अचरज से बोला, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, फिर भी आप हुक्म करें। ठाकुर साहब ने हिम्मत बटोर कर कहा, तुम जानते हो मेरे बेटे अजय प्रताप का विवाह हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन सभी उपाय के बावजूद बहू की गोद आज तक सूनी है। इसीलिए बेटे की कमजोरी छिपाने के लिए मैं लड़के की चाहत लिए यज्ञ के बारे में सोच रहा था। मैं चाहता था किसी महात्मा का बीज ले लूं, पर मेरे सामने एक बलवान और सीलवान बीजदाता के होते हुए किसी अनजान का बीज अपने खानदान के नाम पर कैसे पनपने दूं। यह सुनकर रकादीन को जैसे दौरा पड़ गया। उसने झुंझलाकर कहा, ठाकुर साहब, आज इस हवेली को क्या हो गया है? अभी कुछ देर पहले आपकी बेटी और अब आप। रकादीन, अगर तुम्हारा बीज मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा तो मुझे और मेरे बेटे को बिरादरी की आए दिन की चुभती बातों से नजात मिल जाएगी। मेरी आबरू एक दफ़ा और बचा लो। ठाकुर साहब की लाचारी रकादीन को ठंडा किए जा रही थी। फिर वह बोला, ठाकुर साहब, मुझे किसी इनाम का लालच नहीं और ना ही मैं लूँगा, फिर भी मैं आपकी बात कैसे मान लूँ? ठाकुर साहब ने अपनी पगड़ी रकादीन के पैरों में रखते हुए कहा, मान जाओ बेटा, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर साहब उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुमने सच्चे महात्मा का परिचय दिया है। अब से 1 महीने तक तुम हमारी जंगली वाली कोठी में रहोगे। तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ मौजूद मिलेगी। सही समय आने पर हम वही बहू को ले आएंगे। रोहित का ध्यान टूटा जब उसके कार ड्राइवर ने तीसरी बार कहा, साहब, एयरपोर्ट आ गया है। जब तक रोहित खानदानी ठाकुर था तब तक उसके भीतर एक मानवतावादी अपने ही खानदान के खिलाफ बगावत पर उतर आया था, पर अब उसे मालूम हुआ कि वह कौन है, कहाँ से पैदा हुआ है। उसका और सफाई करने वाले शोकेस का परदादा एक ही है। तब उसकी सारी वैज्ञानिक योजनाएं अपनी मौत आप पर मर गई। जिस सच को रोहित दुनिया के सामने लाना चाहता था, वही सच उसके सामने नंगा नाच रहा था। इसीलिए वह हमेशा के लिए इस देश को छोड़े जा रहा था, अपने पिता के पास। उनकी तय की हुई योजनाओं का हिस्सा बनने पर जाने से पहले उसने अपने दादा की गलती नहीं दोहराई। उनके परदादा के जतन से रखे दस्तावेज को वह जला आया था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।